वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं क्लास 12th फिजिक्स यूनिट सेकंड। देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारी पिछली वीडियो थी उसके अंदर हम जो पोटेंशियोमीटर की एप्लीकेशन थी उसको स्टडी कर रहे थे। हमने देखा कि किस प्रकार से हम पोटेंशियोमीटर का यूज़ करके किन्हीं दी गई दो सेलों का हम ईएमएफ है वो कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने दो सेल ली, एक का ईएमएफ E1 था, एक का E2 था। ठीक है, तो हमने पोटेंशियोमीटर की सहायता से दोनों के ईएमएफ को कंपेयर किया। उसके बाद स्टूडेंट्स, हमारी पोटेंशियोमीटर की लास्ट एप्लीकेशन आती है जिसके अंदर हम बताएंगे कि कोई भी सेल है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं। तो देखिए लास्ट एप्लीकेशन है आपकी डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल बाय पोटेंशियोमीटर मेथड। आप इंटरनल रेजिस्टेंस से किसी भी सेल का कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं पोटेंशियोमीटर का यूज़ करके। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो हमारी एप्लीकेशंस हैं ये सीधी सीधी पेपर में आती हैं। इसके अलावा इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं जिनको हम आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तो आप इन एप्लीकेशन को अच्छे से स्टडी करें और इनके जो फॉर्मूले बनते हैं, ठीक है, उनको आप याद करें, क्योंकि जो हमारी आगे जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम लेंगे उनके अंदर हम इनका यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए आप किस प्रकार से इंटरनल रेजिस्टेंस है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए जो सेटअप है वो आपको यहाँ पे गिवन है। ठीक है, अगर आप सेटअप की बात करें तो बिल्कुल हमारा जो सेटअप था, कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, लगभग आप उसके साथ कंपेयर करेंगे तो पोटेंशियोमीटर है सबसे पहले तो वो ऑक्सिलरी सर्किट से कनेक्ट है। आपने तीनों सर्किट डायग्राम में देखा होगा कि हमारी जो ऑक्सिलरी सर्किट है वो हमारी पोटेंशियोमीटर से कनेक्ट होती है। ठीक है, अगर हम ऑक्सिलरी सर्किट की बात करें तो आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि ऑक्सिलरी सर्किट के अंदर हमारे जो चार कंपोनेंट्स हैं वो सीरीज में है। ठीक है, हमारी बैटरी, एमीटर, रेजिस्टेंस और की। ठीक है, ये अगर हमारे सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं तो ये कलेक्टिवली है वो हमारा ऑक्सिलरी सर्किट कहलाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ तक अरेंजमेंट सेम होता है। ठीक, इसके नीचे यहाँ जो अरेंजमेंट है ये सब में डिफरेंट था। जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है कि हम क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं तो बिल्कुल उसी के आधार पे हमारा अरेंजमेंट इसके नीचे आता है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि ऑक्सिलरी सर्किट है वो पोटेंशियोमीटर से कनेक्ट कर दी गई है। उसके बाद हमने एक सेल ली जिसका ईएमएफ ई है। यहाँ आप देख पा रहे हैं ये सेल है जिसका ईएमएफ ई है, और एक रेजिस्टेंस बॉक्स और की, रेजिस्टेंस बॉक्स एंड की कनेक्टेड थ्रू सेल हैविंग ईएमएफ ई। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, जो हमारी सेल है जिसका ईएमएफ ई है इसके अक्रॉस हमने एक रेजिस्टेंस बॉक्स और एक की को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद आगे बिल्कुल वही अरेंजमेंट है, एक गैल्वेनोमीटर और गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड विद जॉकी जी। ठीक है, तो ये डायग्राम आप यहाँ देखें, यहाँ पे आपको साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक हमने ए पॉइंट से एक सेल को कनेक्ट किया है। ठीक, और सेल के अक्रॉस हमने एक रेजिस्टेंस बॉक्स और की K1 कनेक्ट करी है, और उसके आगे गैल्वेनोमीटर और गैल्वेनोमीटर से आगे हमारी जॉकी। ठीक है, तो ये हमारा इसका अरेंजमेंट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप देखेंगे हम सबसे पहले की के है उसको क्लोज करेंगे। ठीक है, उसको क्लोज करेंगे, रियोस्टेट को इस प्रकार एडजस्ट करेंगे कि पूरे पोटेंशियोमीटर में कांस्टेंट करंट फ्लो करे। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, जॉकी जो हमारी है, ठीक है, जॉकी है उसको आप पोटेंशियोमीटर वायर के ऊपर प्रेस करेंगे। ठीक है, तो जहाँ पे गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाता है।
ठीक है, जीरो डिफ्लेक्शन। तो मान लीजिए वो पोजीशन आपकी J1 है, तो AJ1 ये हमारी लेंथ हो गई L1, ठीक है। तो उस जब हमारा गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखाता है तो इसका मतलब क्या हो गया कि EMF ऑफ द सेल E इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लेंथ L1 ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर एज नो करंट इज बीइंग ड्रॉन फ्रॉम द सेल, ठीक है। आप यहाँ पे हमारी जो पोजीशन है वो J1 आई है, तो J1 है AJ1 जो लेंथ है, ठीक है, वो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लेंथ L1 ऑफ द वायर है, वो हमारा उस सेल के EMF के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा EMF हो जाएगा KL1, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं बिल्कुल वैसे ही जो हमने EMF कंपेयर किया था। तो यहाँ से ही की वैल्यू आ जाएगी KL1, के यहाँ पर पोटेंशियल ग्रेडियंट है। उसके बाद आप क्या करेंगे, देखिए जब आपने ये वैल्यू निकाली, सबसे पहले आप इसी को समझें कि जो हमारी ये इक्वेशन कैसे आई। आप लोगों ने इस की को प्रेस किया तो पूरी पोटेंशियोमीटर वायर में कांस्टेंट करंट फ्लो करना शुरू कर दिया, ठीक है, शुरू हो रहा है कांस्टेंट करंट। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए अभी आपने ये की है, इसको प्रेस नहीं किया है, तो आपका ए पॉइंट से सेल कनेक्ट है और सेल से गैल्वेनोमीटर और जॉकी, ठीक है। तो यहाँ से जब आप जॉकी को ए पॉइंट से रब करते हुए जाएंगे तो J1 पोजीशन के ऊपर हमारा गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखाता है। तो इसका मतलब जो AJ1 है, AJ1 ये हमारी L1 के बराबर है। और आप लोगों ने पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल पढ़ा था कि फॉल इन पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दैट पोर्शन। तो जो ये EMF है, जब जीरो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है तो कोई EMF नहीं है, तो ये EMF इस लेंथ के अक्रॉस फॉल हो गया है क्योंकि एक रेजिस्टेंस वायर है। आप लोगों ने कम्बिनेशन में भी पढ़ा था कि जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितना बड़ा रेजिस्टेंस होगा उतना ही ज़्यादा उसके अक्रॉस पोटेंशियल बढ़ जाता है, फॉल हो जाता है, ठीक है। तो जो AJ1 है वो L1 के बराबर है और ये वो लेंथ है जो कि EMF के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो आपका यहाँ से कांस्टेंट राइज हो जाएगा KL1, ये हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम जो हमारी की K1 है, ठीक है, इसको क्लोज करते हैं। तो जब आप इसको क्लोज करोगे तो फिर से आप ए पॉइंट से जॉकी को रब करते हुए ले जाओ और आपने देखा कि J2 पॉइंट पे हमारा गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। तो इस केस में क्या होगा, जो फॉल इन पोटेंशियल है, ठीक है। अब आपने ये रेजिस्टेंस बॉक्स आपका कनेक्ट हो गया, ठीक है, रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट हो गया। तो यहाँ आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, ठीक है, इसके अक्रॉस जो फॉल हुआ है वो लेंथ के बराबर है। मतलब रेजिस्टेंस बॉक्स है, एक प्रकार से रेजिस्टेंस का काम करता है। तो इसके आप ये कहेंगे कि जो फॉल इन पोटेंशियल है, जो हमारा फॉल इन पोटेंशियल है वो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फॉल इन पोटेंशियल, और जो रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल फॉल हुआ वो इस लेंथ के बराबर है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ से J2 पर जीरो डिफ्लेक्शन दिखाएगा। अब आपने सेल के अक्रॉस एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर रखा है जिस वजह से आपकी J2 पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखाता है। तो जो AJ2 है उसको आप L2 ले लीजिए, ठीक है। तो रेजिस्टेंस बॉक्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल फॉल हुआ है वो इस लेंथ AJ2 के इक्विवेलेंट है। तो इसलिए आप कहोगे कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो कांस्टेंट K राइज हो जाएगा, तो ये आ जाएगा V इज इक्वल टू KL2, ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जब हम सेल ले रहे थे तो यहाँ हमने उसका EMF काउंट किया था, यहाँ पे हम रेजिस्टेंस बॉक्स ले रहे हैं तो इसके अक्रॉस मान लीजिए V पोटेंशियल ड्रॉप हो गया और वो ड्रॉप हमारी लेंथ के इक्विवेलेंट होता है। तो यहाँ पे हमने ड्रॉप को किससे डिनोट कर दिया, V से। तो यहाँ V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2, ठीक है, जो कि हमारा पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल होता है। अब आप दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो आपका E/V आ जाएगा L1/L2।
तो आपके पास ये एक इक्वेशन आ गई। उसके बाद देखिए, हमें पता है कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल का वो स्मॉल r है, जिसका EMF E है। तो व्हेन ए रेजिस्टेंस R इज कनेक्टेड इन इट सर्किट इट गिवन बाय, ठीक है। तो यहाँ से आपका R हो जाएगा E माइनस वी अपॉन वी इज इक्वल टू R, ठीक है। ये फार्मूला कहाँ से आया है? देखिए, आपका जो V होता है ये होता है E माइनस आई आर, क्लियर। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, आई आर को इस साइड ले आइए। ये हमारी इक्वेशन थी जो हमने पहले पढ़ी थी, ठीक है। V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। तो आप आई आर को इधर ले आइए, प्लस का हो जाएगा और ये हो जाएगा ई माइनस वी, ठीक है। तो यहाँ से आपका R हो जाएगा ई माइनस वी अपॉन आई, ठीक है। अब हम इसको आगे करते हैं। तो यहाँ पर आपका I आ गया ई माइनस वी आर स्मॉल r अपॉन आई। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, तो यहाँ से I हो जाएगा V अपॉन आर। तो इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए। जब आप यहाँ पे पुट करेंगे तो आपका R आ जाएगा E माइनस वी, ठीक है। V नीचे आ जाएगा और R ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल आपका यही है। तो ये इस इक्वेशन से बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ से R हो जाएगा E माइनस वी अपॉन वी मल्टीप्लाई बाई R। अब V दोनों के साथ इनको अलग अलग कर लीजिए, तो ये E अपॉन वी माइनस वी अपॉन वी 1 हो जाएगा, ठीक है। E अपॉन वी की वैल्यू हमारे पास है L1 अपॉन L2, यहाँ पे हमने इसको रख दिया है, ठीक है। अब ये R आ गया L1 अपॉन L2 माइनस 1 इंटू R, ठीक है। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं कि आप L1 L2 निकाल सकते हैं, AJ1 AJ2, ठीक है। R आप रेजिस्टेंस बॉक्स में से निकाल रहे हैं, तो ये भी एक डेफिनेट वैल्यू है, ठीक है। तो आपके पास L1 L2 और R इनकी वैल्यूज़ हैं। आप इन वैल्यूज़ को पुटअप करके सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। दस नोइंग द वैल्यू ऑफ L1 L2 एंड R, द इंटरनल रेजिस्टेंस R ऑफ द सेल कैन बी डिटरमाइन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी एप्लीकेशन थी। हम इसको थोड़ा सा और आपको समझाते हैं जो मेन पॉइंट हैं। देखिए, क्या होता है कि मान लीजिए ये रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है, किसी भी सेल के अक्रॉस, ठीक है। ये रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस आ रहा है, ये सेल है, इसका EMF E है। जैसे ही आप की को क्लोज करोगे तो जो रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ठीक है। V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, ठीक है। ये आप लोगों ने पढ़ा था कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज में, हमारा ये आया था V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। मतलब जितना बड़ा रेजिस्टेंस होगा ना, उतनी ही ज़्यादा वोल्टेज है वो उसके अक्रॉस ड्रॉप होगी, ठीक है। अब ये ड्रॉप अगर आप समझ गए ना तो तीनों एप्लीकेशन आसान हो जाएंगे, ठीक है। कैसे ड्रॉप होता है देखिए, मैं आपको एक समझाता हूँ। मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है। इसको आपने एक सेल से कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे की लगा दी। इस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस मान लीजिए V दे रही है, तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V, ठीक है। तो ये इसके अंदर ये टंगस्टन वायर है, ठीक है। तो टंगस्टन वायर एक प्रकार का रेजिस्टेंस होती है। तो जैसे ही बल्ब ग्लो करता है तो ये जो वोल्टेज है, ठीक है, हीट और लाइट की फॉर्म में यहाँ से निकल रही है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि जितना बड़ा बल्ब होगा उतना ही ज़्यादा ड्रॉप होगा, ठीक है। तो जैसे आप इसको जोड़ोगे तो बल्ब आपका एक बार फुली ग्लो करेगा, और फिर अगर आप इसको कंटिन्यू रखते हैं तो धीरे 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 और वो डिम हो जाता है। इसका मतलब वो पोटेंशियल कहाँ गया? वो पोटेंशियल धीरे धीरे रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप हो गया। जैसे जैसे ड्रॉप होता जाएगा तो वो डिम होता चला जाएगा, ठीक है। तो कोई भी आउटपुट लेनी है, चाहे वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट में चेंज करना है या लाइट में चेंज करना है, ठीक है, या साउंड एनर्जी में चेंज करना है, तो वो सारी आउटपुट हम रेजिस्टेंस के अक्रॉस लेते हैं कि हम जैसे उसको वोल्टेज देते हैं तो वो रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप होनी शुरू हो जाती है, ठीक है।
तो जितना बड़ा रेजिस्टेंस होगा उतना ही ज़्यादा ड्रॉप होगा। ठीक है, मान लीजिए आप बड़ा बल्ब यूज करोगे तो तुरंत या जल्दी ही क्या होगा कि बल्ब डिम हो जाएगा, मतलब ड्रॉप है वो वायर के अक्रॉस हो गया है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख पा रहे हो कि जो हम पोटेंशियल देते हैं वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, जितना ज़्यादा वोल्टेज दोगे उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप होता चला जाएगा। जितना बड़ा रेजिस्टेंस होगा उतना ही वोल्टेज ड्रॉप होगा। आप दोनों तरह से इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। अब देखिए जो हम एप्लीकेशन स्टडी कर रहे हैं उन एप्लीकेशंस के अंदर क्या है, देखिए कि जो पोटेंशियोमीटर है या उसके अंदर हम वायर यूज़ करते हैं। ठीक है, चाहे वो आपका पोटेंशियोमीटर हो या आपका मीटर ब्रिज हो। ठीक है, उसके अंदर हम वायर यूज़ करते हैं। ये वायर हमारी अलॉय की होती है। ठीक है, वो कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन हो सकता है। तो वो ये एक रेजिस्टेंस वायर है। ठीक है, अब मान लीजिए इस वायर को आप बैटरी से या सेल से जोड़ देते हो। ठीक है, तो ये जो आपने कनेक्शन किया है ना, ये आपकी कॉपर वायर है। ठीक है, और जो आपकी ये वायर है ये आपकी अलॉय की होती है। ठीक है, कॉन्स्टेंटन भी हो सकता है। और ये एक रेजिस्टेंस का काम करती है। ठीक है, तो अब ये वायर जितनी लंबी होगी उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो उतना ही ज़्यादा ड्रॉप होगा। तभी ये कहा गया है कि V इज, यहाँ पे अब रेजिस्टेंस क्या है, वायर का है। भाई वायर की जितनी ज़्यादा लेंथ होगी, आप लोगों ने पढ़ा है कि R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, तो जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ही ज़्यादा ड्रॉप होगा। तो V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, कि जितनी बड़ी लेंथ लोगे आप इस रेजिस्टेंस वायर की उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप होगा। ठीक है, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो हो जाएगा V की L। ये हमारा क्या था, पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल। ठीक है, इसके अंदर हम वायर यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये फिनोमिना जो ड्रॉप का है ये यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो 3 एप्लीकेशन थी कंप्लीट हो गई। अब हम बात करते हैं हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ करंट, जिसको जूल लॉ भी बोलते हैं। आप लोगों ने ये 10th में भी पढ़ा था कि अगर कुछ समय तक कंडक्टिंग वायर में करंट फ्लो होता रहता है तो वो कुछ समय के बाद गर्म हो जाती है, और इसी इफ़ेक्ट को हम बोलते हैं हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ करंट या जूल हीटिंग इफ़ेक्ट। ठीक है, और इसी फिनोमिना पे जो वेरियस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं वो वर्क करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब है, इलेक्ट्रिक फर्नेस है, इलेक्ट्रिक प्रेस, गीजर, हीट कन्वर्टर। ठीक है, ये हमारे इमर्जन रोड आदि जो यूज़ करते हैं ना, ये सारे जूल हीटिंग इफ़ेक्ट पे ही काम करते हैं कि इनके अंदर करंट फ्लो कराओ और कुछ समय के बाद ये गर्म हो जाते हैं। तो यहाँ से अगर हम इक्वेशन की बात करें तो H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वेयर RT। तो यहाँ पे H हो जाएगा I स्क्वेयर RT। ये जूल में है, कैलोरी में चेंज करोगे तो डिवाइडेड बाय 4.2। तो आप ये फॉर्मूला है इसको ध्यान से कर लें, कई बार जूल हीटिंग इफ़ेक्ट पे हमारा क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक आता है सेकंड यूनिट का, काज ऑफ हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ करंट। देखो ये हम पहले भी हम आपको बता चुके हैं जब हमने यूनिट स्टार्ट करी थी। थोड़ा सा आपको फिर बता देता हूँ कि जैसे ही आप किसी कंडक्टर के क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो तो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव एंड की ओर ड्रिफ्ट होते चले जाते हैं। ठीक है, उनको उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है, एक फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, और उस फोर्स की वजह से वो पॉजिटिव एंड की ओर खींचे चले जा रहे हैं। ठीक है, उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड देते ही। अब जो एटम और आयंस होते हैं मटेरियल वायर के, वो उनसे लगातार कोलिजन करते रहते हैं, और उस कोलिजन की वजह से वो अपनी कुछ एक काइनेटिक एनर्जी उनको देते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, तो वो उसको पाके वो अपनी वाइब्रेशन उनका बढ़ जाता है, वाइब्रेशन बढ़ने पर कोलिजन और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन्स का एटम या आयंस हैं किसी मटेरियल वायर के, उनके साथ जो लगातार कोलिजन होते हैं उस वजह से उसके अंदर हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो
आप यहाँ पे यहाँ पे ये पढ़ रहे हैं जो डार्क में है, द कंडक्टर गेट हीटेड ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कोलिजन हो रहे हैं, और उस कोलिजन से हीट है वो प्रोड्यूस होती है। तो ये सिंपल सा था काज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। हमारी यूनिट सेकंड है, उसका जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। आने वाले वीडियोज़ में हम न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम करेंगे, एनसीईआरटी एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।